दोस्तों कैसे हो। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। इस यूट्यूब चैनल में सभी का मैं बजरंग एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों हम चल रहे हैं महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला के साथ, यानी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ चल रहे हैं। 20 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। अगर आपने 20 क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर हमारी वीडियो के 20 क्वेश्चन आप देख सकते हैं दोस्तों। और आप ज़्यादा से ज़्यादा लिंक को शेयर करें ताकि तैयारी करने वाले विद्यार्थी तक पहुंच सके, वो भी जान सके कि एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। ठीक है, आज हम कर रहे हैं, यानी हम यहाँ करेंगे 21 से 30 तक के क्वेश्चन, यानी 21 से 30 तक के हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं दोस्तों। तो 21वां क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन आपको स्क्रीन बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। ठोस की शुद्धता किसके निर्धारण द्वारा प्राप्त की जाती है? पहला ऑप्शन कवथनाक बिंदु, दूसरा गलनांक बिंदु, सी ऑप्शन है हिमांक बिंदु, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कौन सा होगा ठोस की शुद्धता? तो ठोस की शुद्धता किसके द्वारा, यानी गलनांक बिंदु के द्वारा। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई ठोस द्रव्य में परिवर्तित हो जाता है, उस बिंदु को हम क्या कहेंगे दोस्तों? गलनांक कहेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है और फ्रीजिंग पॉइंट होता है। 3 पॉइंट होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे इसमें पदार्थ की अवस्थाओं वाले से संबंधित। वहां मैं आपको पूरा समझा दूंगा कि इसमें पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, कौन कौन सी हैं। तो देखें, एक तो होती है दोस्तों ठोस होती है, एक होती है द्रव्य होता है, और एक कौन सा होता है? गैस होता है। इसके लिए अगर देखें हैं तो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, बॉइलिंग फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ये 3 पॉइंट होते हैं। तीनों ही हम बताएंगे। तो यहाँ पर ठोस दिया गया है, तो ठोस के लिए कौन सा होगा दोस्तों? गलनांक बिंदु होगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ 21वां क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखें। जब एक घनीय बर्फखंड 10 छोटे छोटे घनों में छिन्न भिन्न हो जाता है, तब उसका तल क्षेत्र क्या होगा? क्वेश्चन दोबारा देखें। जब एक घनीय बर्फखंड 10 छोटे छोटे घनों में छिन्न भिन्न हो जाता है, तब उसका तल क्षेत्र क्या होगा? पहला ऑप्शन घटेगा, दूसरा ऑप्शन अपरिवर्तित रहेगा, सी ऑप्शन बढ़ेगा, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों देखें कि जब एक बड़ा घन है, बर्फ का पिंड है, और वो छोटे छोटे खंडों में विभक्त होता है, तो उसका क्या है? छोटे छोटे खंडों में विभक्त होने से बर्फ पिघलेगी, आयतन उसका बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा तो उसका क्या होगा दोस्तों? क्षेत्रफल भी बढ़ेगा। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों? इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चनों को आप जरूर समझें, इसका फैक्ट जरूर समझ लें कि कोई बड़ा बर्फ का खंड है, उसको छोटे छोटे खंडों में अगर तोड़ दिया जाता है तो बर्फ जैसे ही पिघलेगी, तो आयतन अगर उसका मान लो कि बढ़ता है तो उसका क्षेत्रफल भी क्या हो जाएगा दोस्तों? बढ़ेगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन देखें। थर्मस फ्लास्क में रखा गर्म द्रव्य किस प्रक्रिया से सुरक्षित रहने के कारण गर्म ही बना रहता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि थर्मस फ्लास्क में रखा गर्म द्रव्य किस प्रक्रिया से सुरक्षित रहने के कारण गर्म ही बना रहता है? ए ऑप्शन चालन, बी ऑप्शन संवहन, सी ऑप्शन विकिरण, और डी ऑप्शन ये सभी। यानी ये ताप संचरण, ये ताप का जो प्रसार होता है, उनकी विधियां हैं तीनों। ठीक है दोस्तों, तो थर्मस फ्लास्क में जो कोई भी द्रव्य है वो गर्म बना रहता है, तो वो तीनों विधियों के कारण ही बना रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, यानी 3 विधियां होती हैं। एक तो क्या होता है? चालन, एक क्या होता है? संवहन, और एक क्या होती है? विकिरण। विकिरण, ये तीनों विधियां ही थर्मस फ्लास्क में लागू होती है दोस्तों। तो 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। चालन देखें तो ठोस में, यानी जैसे लोहा है, लोहा में ऊष्मा का प्रसार किस विधि से? चालन से होता है दोस्तों। ठीक है, गैसों में यानी अगर देखें ऊष्मा का संचरण किस विधि से होगा दोस्तों? संवहन विधि से होता है। और विकिरण होता है तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक जो पहुंचता है, वो पहुंचता है किस विधि से दोस्तों? विकिरण विधि से ही
पहुंचता है दोस्तों। यानी पृथ्वी का जो तापमान है या किरण है वो विकिरण विधि से पृथ्वी तक पहुंचती है। तो मैंने ये भी है, अलग से अगर कोई चैप्टर या जो वीडियो होगा इसमें हम वहां पर भी पढ़ेंगे, लेकिन हम आईवे क्वेश्चन कर रहे हैं तो इसका फोर्थ आंसर हो जाएगा। और तीनों क्या होती हैं ये भी मैंने बता दिया। ठीक है दोस्तों, आज का 24 क्वेश्चन, 24वां क्वेश्चन देखें। बर्फ समेत एक कांच के गिलास के बाहरी तल पर जल बिंदु दिखते हैं क्योंकि, यानी जब मान लो कि बर्फ समेत एक कांच है, कि कोई भी एक कांच का गिलास है उसमें बर्फ डाली हुई है, लेकिन बाहरी सतह पर उसके बूंदे से बूंदे दिखते हैं, या कोई बोतल में अगर ठंडी बोतल होती है उसमें बाहरी और पानी की बूंदे दिखती हैं, उसका कारण क्या है। पहला ऑप्शन देखें, गिलास का बाहरी तल आर्द्रता ग्राही प्रभाव दर्शाता है। बी ऑप्शन, वायु की नमी गिलास के ठंडे तल के संपर्क में आकर जल की बूंदों के रूप में घनीभूत हो जाती हैं। सी ऑप्शन, गिलास की दीवारें के छोटे छोटे रंध्रों से बूंदे बनकर जल बाहर निकलता है। इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों देखें, बाहर तो निकलता नहीं है। बी ऑप्शन देखें, वायु की नली गिलास के ठंडे तल के संपर्क में आकर जल की बूंदों के रूप में घनीभूत हो जाती हैं। तो 24 का करेक्ट आंसर है बी दोस्तों। ठीक है, इस फैक्ट को आप क्वेश्चन टाइप से ही समझ सकते हैं और ध्यान में रख सकते हैं। रंध्र से बाहर, हाँ अगर मटका होता है कि जो मटका होता है उसमें जो पानी ठंडा रहता है तो उसका जो पानी होती है वो उस छिद्रों से बाहर आने के कारण ठंडा हो जाता है। मटके में ये सी ऑप्शन लागू हो जाता है। 25वां क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25वां क्वेश्चन दोस्तों। 25वां क्वेश्चन देखें, एक पात्र जिसमें पानी है एक भीम तुलना पर साम्यता में है। जब कोई पात्र की तली और इसकी सतह को बिना छुए पानी में अंगुली डालता है तो पात्र जिस पर रखा है उस तुला का पैमाना क्या है। ए ऑप्शन, झुकता है। बी ऑप्शन, ऊपर उठता है। सी ऑप्शन, स्थिर रहता है। डी ऑप्शन, अपूर्वानुमानित रहता है। तो देखें कि एक पात्र है जिसमें पानी एक भीम तुलना पर साम्यता है। जब कोई पात्र की तली और इसके सतह के बिना छुए पानी में अंगुली डालता है तो दोस्तों क्या रहेगा, स्थिर, वहां पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। क्यों होगा, क्योंकि अगर देखें तो उत्प्लावक बल और ऊपर लगने वाला बल क्या है, एक साम्य अवस्था में रहता है, स्थिर रहता है, इसके कारण वहां स्थिर रह जाएगा। 26वां क्वेश्चन, 26वां क्वेश्चन देखें दोस्तों। निम्नलिखित, अच्छा, सीमांत घर्षण निर्भर करता है। सीमांत घर्षण किस पर निर्भर करता है। ए ऑप्शन देखें, तल की प्रकृति पर। बी ऑप्शन, तल की प्रकृति और अभिलंब प्रतिक्रिया पर। सी ऑप्शन, अभिलंब प्रतिक्रिया पर। डी ऑप्शन, तल के क्षेत्रफल पर। क्या होगा, सीमांत घर्षण। तो दोस्तों देखो, तल की प्रकृति पर तो निर्भर करेगा, सही है, और तल यानी अभिलंब की प्रतिक्रिया, क्योंकि बल के साथ प्रतिक्रिया भी तो होती है, तो तल की प्रकृति और अभिलंब की प्रतिक्रिया दोनों पर ही निर्भर करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। इस प्रकार के रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी लोको पायलट में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये लैंग्वेज समझेंगे क्योंकि हिंदी मीडियम वाले के लिए इसी प्रकार के शब्दों का उपयोग किया जाता है दोस्तों। तभी मैं ये क्वेश्चनों की श्रृंखला आपके सामने लेकर आया हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये हमारा एपिसोड बहुत ही अच्छा लग रहा होगा दोस्तों, और आप ज़्यादा से ज़्यादा लिंक को शेयर भी कर रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, 27वां क्वेश्चन देखें। 27वां क्वेश्चन देखें दोस्तों, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें पूछा है कि कौन सा कथन सही है, आपको कथन कौन सा सही लगेगा दोस्तों। पहला, पिघलने पर ठोस सामान्यतः फैलता है, ठीक है। दूसरा, पिघलने पर बर्फ सिकुड़ती है और बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है। तो देखें दोस्तों, पिघलने पर ठोस सामान्यतः फैलता है। ऑप्शन देखें, केवल एक, बी 2, 3, डी ये सभी। तो ये सभी सही हैं दोस्तों, यानी 27वें का क्वेश्चन का आंसर आपका डी ऑप्शन से होगा। कैसे, पिघलने पर ठोस सामान्यतः पिघलता है, सत्य कथन है। जब किसी ठोस या लोहे की छड़ को पिघलाएंगे तो वो फैलेगा। दूसरा, पिघलने पर बर्फ सिकुड़ता है, ये बात सही है। जब बर्फ पिघलती है तो सिकुड़ता है, यानी बर्फ का आयतन पानी की तुलना में क्या होता है, ज्यादा होता है। बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है, बिल्कुल सही है। बर्फ का घनत्व कम है तभी तो पानी पर बर्फ तैरती है। तो ये
तीनों ही सही कथन है। आज का 28वां क्वेश्चन देखें। ताप युग्म का आधार सिद्धांत है, इसे डायरेक्ट याद कर सकते हैं कि ताप युग्म का सिद्धांत कौन सा है। पहला ऑप्शन देखें सीबेक प्रभाव, दूसरा थॉमसन प्रभाव, तीसरा पेलेटियर प्रभाव और डी ऑप्शन यानी चौथा जूल प्रभाव। तो सीबेक प्रभाव ताप युग्म का प्रभाव है, इसे आप डायरेक्ट याद रखें, नोटबुक में इसे लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आ सकता है, या क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है सीबेक प्रभाव होता है ताप के लिए, दाब के लिए, आयतन के लिए, ऐसे ऑप्शन भी दे सकता है। ठीक है, 29वां क्वेश्चन देखें। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। 2000 ग्राम पानी के तापमान को 10 डिग्री से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या होगी दोस्तों? ऊष्मा की मात्रा पूछ रखा है, तो ऊष्मा निकालने के लिए उसका सूत्र होता है ms डेल टी। m यहाँ क्या है? द्रव्यमान, विशिष्ट ऊष्मा, और ये क्या है यहाँ पर? तापमान। ठीक है, डायरेक्ट आप सूत्र में रखेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। कितना दे रखा है? 2000 ग्राम, 2000, इसमें स्पेस नहीं दे रखी है, एक है, 1 इंटू तापमान कितना दे रखा है? 10 से 50, तो 50 डिग्री से -10 यानी कितना हो जाएगा? 40 डिग्री सेंटीग्रेड इंटू 40 डिग्री सेंटीग्रेड। इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? यानी 80,000, इसका 80,000 कैलोरी, 80,000 कैलोरी आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, जो ऑप्शन कौन सा है? ए ऑप्शन 80,000, बी 880 कैलोरी, 8,000 कैलोरी। तो 29 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आप सूत्र ध्यान में रखेंगे। ऊष्मा वाला चैप्टर मैंने नहीं पढ़ाया दोस्तों, इसके बाद जैसे ही श्रृंखला खत्म होगी मैं पहले ऊष्मा तापमान वाला चैप्टर ही करवाऊंगा दोस्तों। आज का लास्ट वाला क्वेश्चन देखें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है? यदि ये देखें, ऊष्मा गति का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है दोस्तों? कि ऊष्मा गति का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? पहला ऑप्शन ऊर्जा संरक्षण, दूसरा ताप संरक्षण और तीसरा कार्य संरक्षण, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो डायरेक्ट याद रख सकते हैं दोस्तों, ऊष्मा गति का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत की पुष्टि करता है। ये नंबर 30 का ए आंसर सही हो जाएगा। आशा रखता हूँ कि आपको ये 30 क्वेश्चन यहाँ तक समझ में आ गए होंगे दोस्तों। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में 31 से 40 तक के क्वेश्चन लेकर। तो गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।